तो स्वागत है आपका हमारे इस नए टॉपिक लीनियर अलजेब्रा में। हर क्वेश्चन को आपको अपने आप से बिल्कुल और बिल्कुल पूछना चाहिए, चाहे आप कोई भी नया टॉपिक जब स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या व्हाटएवर जो भी टॉपिक हो। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने आप से इस 4 क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा। आखिर जो हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं वो होता क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड लीनियर अलजेब्रा। आखिर इस लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा। आखिर एक चीज बताओ कि मान लो कोई टॉपिक को तुम समझने जाते हो, तो उस टॉपिक को समझने से पहले तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, तो काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये सब के बारे में पता रहेगा, तब ना आप किसी भी बॉडी का स्टेट बता पाओगे। आखिर लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए किस किस चीजों का जरूरत है, बात समझ में आ रही है ना। लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या समझना इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का सेंस है कि आपको अगर एक चैप्टर के टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं पता रहेगा कि इसका क्या मतलब होता है, 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 तब तक आप उस चैप्टर के बारे में नहीं सीख पाओगे। तो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए हमें क्या समझने की जरूरत है। तीसरा जो चीज है वो है व्हाई वी नीड लीनियर अलजेब्रा। आखिर हमें लीनियर अलजेब्रा की जरूरत क्या पड़ी। आखिर मैथमेटिक्स में किस जगह पे हम लोग फंसे, या किस जगह पे किस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे कि हमको लीनियर अलजेब्रा जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो व्हाई वी नीड, अगर आप ये जान जाइएगा कि हाँ लीनियर अलजेब्रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना ये चीज नहीं हो सकता है, तब आपको इस चीज को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि जब आप अपने औकात जान जाते हो ना, तब फिर आपको लगता है कि नहीं भाई अब काम करना चाहिए। ये हर ह्यूमन नेचर का एक आदत होती है। तो हमको अगर अपना लिमिटेशन पता रहता है तो फिर हम लोग अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आखिर इस लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर में, इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 बेसिक्स क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज इंट्रोडक्शन वीडियो में सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। जब हम इस 4 क्वेश्चंस के बारे में क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से, तब अगर हम अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो फिर हमको बातों की पूरी फील आ रही होगी। ओके, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। आराम से एकदम कूल होके चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैं भी अपना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके बातों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं अपना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा। आखिर लीनियर अलजेब्रा है क्या, व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। वो क्वेश्चन है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एल्जेब्रा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप एल्जेब्रा से क्या समझते हो, एल्जेब्रा अगर कहीं पे लिखा रहता है तो उससे आप क्या समझते हो। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का हमें पहले जवाब ढूंढना पड़ेगा। आखिर जो मैथ्स में एल्जेब्रा होता है, इस एल्जेब्रा से हम समझते क्या है, एल्जेब्रा क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो बताइए कि अगर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूँ, एल्जेब्रा आपका क्या होता है, इस चीज को समझिए। एल्जेब्रा मैथ्स का वो पार्ट है, एल्जेब्रा आपका मैथ्स का वो पार्ट है जिसमें हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एक मॉडल देते हैं, एक डिफरेंट प्रकार का मॉडल। मॉडल मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। जैसे कि स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या, जैसे कि आपके हाथ हाथ में आटा का गोली, अब उस आटा का गोली को आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दे सकते हो। तो उसी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में से एक क्वेश्चन को स्ट्रक्चर एक प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि
वो जो आटा का गोली आपके हाथ में, वो एक क्वेश्चन है। अब बताइए उस आटा की गोली को आप कितना प्रकार दे सकते हो? बहुत सारे प्रकार दे सकते हो, और सबका अपना अपना यूज है। ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को उसी आटा के गोली के 4 प्रकार, मान लेते 5 प्रकार आप दे सकते हैं। उस 5 प्रकार में से जो एक प्रकार होगा वो अलजेब्रा कहलाता है। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उस क्वेश्चन को एक डिफरेंट मॉडल में उतारते हो, और वो मॉडल जो होता है वो 2 चीज से मिलके बना हुआ होता है। एक है नंबर, दूसरा है नोटेशंस, रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा जो पॉइंट है वो है इक्वेशन के फॉर्म में। जब ये तीनों चीज मिलता है तो ऐसे मॉडल को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक मॉडल। मतलब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को एक मॉडल में उतारते हो, एक फ्रेम में उतारते हो, एक स्ट्रक्चर में उतारते हो। और वो स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, जो आपका मैग्नीट्यूड है, मानिए कि जो रियल नंबर है नंबर हो, नोटेशंस हो। नोटेशन यानी क्या? जैसे एक्स वाई जेड गामा फाई अल्फा, नोटेशन हो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्या हो, इक्वेशन हो। अगर आप एक क्वेश्चन को इस स्ट्रक्चर में उतारते हो तब ये कहा जाता है कि ये एक अलजेब्रा का यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे अलजेब्रा आ रहा है। मैंने क्या कहा, इसको चलिए लिख के थोड़ा सा समझते हैं। अलजेब्रा आपका क्या है? अलजेब्रा बेसिकली आपका, अलजेब्रा बेसिकली क्या है? इट इज अ branch of mathematics. It is a branch of mathematics in which, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, in which we model a question. मॉडल मतलब क्या? स्ट्रक्चराइज करते हैं। वी मॉडल क्या है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चराइज, स्ट्रक्चराइज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको गिवन है, ये बस एक मैथ्स का एक स्ट्रक्चर है, एक तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन को। मॉडल अ क्वेश्चन इन सच अ वे, इन सच अ वे इन विच, जिसमें कि इन विच वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का यूज करना हो, सिंबल्स का यूज करना हो, जिसको आप नोटेशन भी कह सकते हो, सिंबल्स कहो या नोटेशन कहो, नोटेशन का यूज करना हो। एंड फॉर्मिंग अ, फॉर्मिंग एन इक्वेशन, और हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। एंड ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट आवर रिजल्ट, आवर रिजल्ट। मतलब वही इक्वेशन जो हम बनाते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। तो मैंने क्या बोला कि अलजेब्रा आपका वैसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो कि एक क्वेश्चन को एक डिफरेंट मॉडल में देता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब वो स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है? जिस स्ट्रक्चर के अंदर रियल नंबर, सिंबल्स, नोटेशंस और इक्वेशन इन्वॉल्व हो, ऐसे स्ट्रक्चर को, या ऐसा स्ट्रक्चर मैथ्स में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। वो कैसा स्ट्रक्चर है? वो एक आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। बात समझ में थोड़ी थोड़ी आपको आ रही होगी, पूरी तो नहीं आ रही है, ये बात तो मुझे पता है। सर ये क्या बोल रहे हैं, अभी तक हम लोग तो सर नॉर्मल एल्जेब्रा सुनते थे, एल्जेब्रा सर एक्स प्लस वाई और टाइप का। अरे उसी को आप एक टेक्निकल और एक मैथमेटिकल वे में समझो ना। एल्जेब्रा मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन को, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन को एक डिफरेंट खांचा में, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में डालते हैं। और वो स्ट्रक्चर क्या कैरी करता है, जिस तरह कभी देखे हो, एक तो मैंने आटा का गोली का आपको एग्जांपल दिया कि आटा का गोली क्वेश्चन है, अब उसको जैसा ढालोगे वैसा आप कर सकते हो। उसी ढलान में से एक ढलान होता है एल्जेब्रा का ढलान। अब दूसरा एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, कभी चिमनी मिट्टी पे गए हो, मतलब जहाँ पे ईंट बनता है, तो ईंट को क्या होता है, एक फरमा में दिया जाता है ना उस मिट्टी को, उस फरमा पे देखिए नाम लिखा रहता है।
कुछ जैसे कंपनी का नाम बिरला या बहुत सारे कंपनी का नाम, तो देखिएगा ईंट पे कंपनी का नाम रहता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो फर्मा है, वो फर्मा एल्जेब्रा है। और जो उस फर्मा में डलाया है उस पे जो नाम है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको समझना, तो थोड़ा सा फिगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो बात को बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। एल्जेब्रा को आप कैसे समझ सकते हो इसको समझिए थोड़ा सा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा क्या है, एक मॉडल है। मॉडल कहने का मतलब क्या, स्ट्रक्चर। अब समझिए जैसे कि आपका जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मिट्टी है, क्या सैंड, सैंड ये क्या है आपका, मैथ में क्वेश्चन इसको कहा कर, मानिए आप क्वेश्चन। अब आप इसने क्या किया, आपने इस सैंड को एक फर्मा में डाला और इस फर्मा में कुछ ऐसा आकार बना हुआ है। आपने क्या किया, इस सैंड को इस फर्मा में डाल दिया, फर्मा में डाला। ये क्या है आपका, ये है स्ट्रक्चर। ये है आपका क्या, स्ट्रक्चर। और यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से रिजल्ट में क्या मिला, यही स्ट्रक्चर में ये फर्मा क्या है आपका, ये फर्मा है आपका, ये फर्मा है आपका रियल नंबर, सिंबल और इक्वेशन। यही फर्मा आपका क्या है, रियल नंबर, सिंबल और इक्वेशन। आपको यहाँ से रिजल्ट में कैसा मिलता है, रिजल्ट में आपको मिलता है सैंड आकार का, कुछ इसी आकार का आपको सैंड मिल जाता है। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका रिजल्ट, रिजल्ट मतलब इस क्वेश्चन का जो है ये क्या है आपका, ये रिजल्ट यानी क्या, मैथ्स के लैंग्वेज इसको क्या कहते हैं हम लोग, आंसर। मतलब आपने इस सैंड को एक स्ट्रक्चर में डाला। आप देखिए, आप अगर स्ट्रक्चर को बदलिएगा आपका आकार बदलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप एक सवाल को दूसरे तरीका से सॉल्व करिएगा तो वो आंसर तो सबका सेम होगा, पर जब ऐसे स्ट्रक्चर को बदलेगा तो आकार तो बदलेगा ना, बीच का तो प्रोसेस तो बदलेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जिसमें ये इन्वॉल्व हो, वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको अभी तक यहाँ थोड़ा सा समझ में आएगा कि एल्जेब्रा क्या होता है। एल्जेब्रा एक मॉडल है जिसमें हम लोग सिंबल, रियल नंबर्स या और भी नंबर्स और आपका इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो एल्जेब्रा के बारे में देखा, चलिए उसको हम लोग दो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं अपने अगले स्लाइड में। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ आपके पास दो क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक लैंग्वेज प्रॉब्लम। देखिए अब समझिएगा बात को। यहाँ पे हम लोगों ने देखा एल्जेब्रा क्या है, हम लोगों ने क्या देखा कि एल्जेब्रा, हम इस चीज को आपको प्रूव करके यहाँ दिखाएंगे। एल्जेब्रा क्या है, एक मॉडल है। और कैसा मॉडल है कि आपके पास क्वेश्चन है, उसको आप एक स्ट्रक्चर दीजिएगा और ये स्ट्रक्चर ही आपका मॉडल है और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। चलिए ऊपर वाले को देखते हैं। अब बताइए ऊपर वाले के केस में आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में है, थ्योरी के फॉर्म में है। अब आपको उसको क्या देना होगा, एक मॉडल देना होगा और आपको क्या निकलेगा, एक रिजल्ट निकलेगा। आपको क्या निकलेगा, एक रिजल्ट निकलेगा। अब बताइए आपके पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एक प्रोसेस अपनाया, आपने एक स्ट्रक्चर अपनाया। वो स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर था, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि अपने अंदर रियल नंबर्स नंबर्स को इन्वॉल्व करता था, रियल नंबर्स को इन्वॉल्व करता था, सिंबल को इन्वॉल्व करता था या फिर करता था। अब चलिए जो पहला सवाल आपका है उसको स्ट्रक्चर में डालिए। अब ये सवाल आपने बचपन में किया भी होगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे, एक दिन के लिए, was found to be 160 rupees and after a month the cost of 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इतना। मतलब आपको एक थ्योरी, मतलब एक सवाल दिया हुआ है जो कि थ्योरी के लैंग्वेज में। अब आप इसको एक अलग स्ट्रक्चर में देना चाहते हो। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, मैं अगर पूछ दूं यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पूछ दूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ
1 kg एप्पल्स 1 kg एप्पल्स एंड ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स और एप्पल का दाम क्या है मुझे ये समझाइए आप। बात समझ में आ रही है ना? 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का दाम क्या है मुझे ये समझा के बताइए। अब बताइए 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल और 1 kg का ग्रेप का दाम दोनों को मिला कितना 160 रुपया, और 3 महीना के बाद 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल और फिर 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना है 300। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या देने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर देने वाले हैं। आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे मानते हैं कि देखिए अब आपको 2 kg एप्पल है और 1 kg एप्पल है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है द कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट है x kg एप्पल का, सॉरी 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है वो कितना होगा x होगा, और 1 kg ग्रेप का कॉस्ट होगा वो कितना होगा y होगा। तो लेट assume that the cost of 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है x रुपीस, एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या है, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है आपको y रुपीस। अब देखिए आपने किसका यूज किया, आपने यूज किया यहाँ पे, अगर मैं डिनोट करूं तो आपने यूज किया सिंबल्स का, नोटेशंस का। अब बताइए अगर आप अब जो सिंबल का यूज कर लिए, अब देखिए अगर 1 kg एप्पल का दाम x है तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का दाम मिला के कितना है 160। तो पहला इक्वेशन आपका बनेगा 2 kg एप्पल मतलब क्या 2x, 1 kg एप्पल का दाम x है तो 2 kg एप्पल का दाम क्या होगा 2x, अब प्लस 1 kg ग्रेप्स का दाम y है तो 1 kg ग्रेप्स का दाम भी क्या होगा y, कितना है आपको 160 है। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन बना। अब देखिए एक महीना के बाद क्या होता है कि अगर 1 kg एप्पल का दाम x है तो 4 kg एप्पल का दाम एक महीने के बाद कितना हो जाता है 4x, और बताइए 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना हो जाता है, दोनों को मिला के ₹300। तो बताइए यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बनाया एक इक्वेशन, यहाँ पे आपने क्या बनाया, यहाँ पे आपने बनाया एक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? तो आपने सिंबल का यूज किया, आपने इक्वेशन का यूज किया। अब बताइए इस सवाल को आपने कैसा स्ट्रक्चर दे दिया, इस सवाल को आपने ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। इसी स्ट्रक्चर को, इसी जो यही जो आपका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा, इसी को हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत तरीका है, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, और भी बहुत तरीका है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी तो बस मेरा काम ये था कि एल्जेब्रा होता क्या, बस मैं आपको ये दिखाऊं, आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहला सवाल है। अब देखिए ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे दूसरा सवाल के बारे में चर्चा करूं, देखिए दूसरा सवाल भी कुछ इसी प्रकार है। फिगर है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन का कुछ लेंथ होगा और कुछ ब्रेथ होगा। पेरीमीटर क्या होता है 2 into l plus b होता है। अब देखिए रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ इज 36 मीटर। यानी कि देखिए सवाल आपको थ्योरी में दिया है, आपको किस में तोड़ना होगा सवाल को, आपको तोड़ना होगा इक्वेशन के फॉर्म में। तो आपने क्या माना whose length is 4 मीटर more than its width, क्या आपको इसका width पता है, नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि let the width of the rectangular garden be x। अगर इसका width x है तो बताइए इसका लेंथ क्या होगा, क्या कर रहा है whose length is 4 मीटर more than its width, जितना उसका width है उससे कितना ज्यादा है उसका लेंथ, 4 ज्यादा है। बात समझ में आ रही है ना, whose length is 4 मीटर more than its width, मतलब जिसे देखिए whose length मतलब जो उसका लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, उसके width से। अगर उसका width x है तो उसका लेंथ कितना है x plus 4 है।
लेंथ कितना है उसका x+4 है। और क्या कहता है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसका पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है 36 के बराबर। देखिए लिखा है ना हाफ ऑफ द पेरीमीटर किसके बराबर है 36 के बराबर है। तो बताइए यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 2 इंटू 2 से 2 चल गया, एल के जगह लेंथ के जगह क्या पुट करेगा x+4 और प्लस एक्स ब्रेथ के जगह इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब बताइए यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा 32 मीटर। ये क्या हो गया 32 मीटर इसका हो गया विड्थ। तो बताइए यहाँ से लेंथ भी नहीं निकल जाएगा। अगर विड्थ ये क्या हो गया आपका ये हो गया ब्रेथ। अगर लेंथ की हम लोग बात करें तो लेंथ कितना हो जाएगा 36 मीटर। बात समझ में आ रही है 30 आपको कितना हो गया 36। अब इस दोनों को जोड़िए तो एक बार कितना हो जाएगा आपको 36 टू 8 और 68 और 2 से चल गया ये 68 को अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेगा हाँ तो फिर आपको रिजल्ट में क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो कितना होगा 32 प्लस 36 होगा इसका पेरीमीटर। 6 टू 8 और 6 कितना होगा 6 8 इंटू 2 इतना हो जाएगा आपको पेरीमीटर। तो देखिए यहाँ से आपको इसका विड्थ भी निकल गया और इसका क्या निकल गया लेंथ भी निकल गया। अब जब आपको दोनों यहाँ से निकल चुका है तो देखिए आपने कैसे निकाला दोनों आपने निकाला एल्जेब्रिक मेथड का यूज करके। कैलकुलेशन देख लेना यहाँ पे सही है कैलकुलेशन ठीक है ना। एल्जेब्रिक मेथड का यूज करके आपने यहाँ पे निकाला। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से हम लोग अभी तक क्या समझे आप लोग सर ये क्या छोटा मोटा चीज पढ़ा रहे हैं ये भी छोटा मोटा चीज आगे जाके पिलर्स ही फाउंडेशन ही पिलर बनता है आगे जाके। ये बात आपको पता है घर के लिए पिलर्स बहुत जरूरी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया एल्जेब्रा क्या होता है। जब अब आप एल्जेब्रा के बारे में क्लियर हो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने। एल्जेब्रा क्या होता है एल्जेब्रा एक स्ट्रक्चर है एक मॉडल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन को इन्वॉल्व करते हैं सिंबल को इन्वॉल्व करते हैं और नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं। नंबर को क्या कहा जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में स्केलर को इन्वॉल्व करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि लीनियर एल्जेब्रा क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। लीनियर एल्जेब्रा अब आपका क्या होता है इसको समझते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बैक सवाल पे कि व्हाट इज लीनियर एल्जेब्रा। अब बताइए इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसमें दो टर्म है एक है लीनियर दूसरा क्या है एल्जेब्रा। चलिए दोनों टर्म को समझते हैं एक एक करके। लीनियर एक टर्म से पहले लीनियर टर्म का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। लीनियर मतलब क्या अ टर्म which varies linearly। linearly कहने का मतलब क्या एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी बात करें स्ट्रेट लाइन अब आप देखिएगा y इक्वल टू एक्स इसका क्या मतलब हुआ जितना x को बढ़ाइएगा जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा। यही तो हुआ लीनियर का मतलब। कोई चीज जैसे कि मान लीजिए कि दो बिजनेस पार्टनर है दोनों लीनियरली बढ़ रहे हैं मतलब क्या जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन कहिए बचपन में सुने होंगे लीनियर इक्वेशन कहिए या फिर लीनियर मतलब ही क्या होता है मतलब एक समान रूप में बढ़ना समान कांस्टेंट रेट से बढ़ना। बात समझ में आ रही है। जैसे कि दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू 2x+3 ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर रेट से ये भी बढ़ रहा है जितना x बढ़ेगा जितना x बढ़ेगा। देखिए मैंने अपने लेक्चर में समझाया है पिछले लेक्चर में आप मेरा बेसिक्स मैथ और शायद कैनामेटिक्स का लेक्चर देखिएगा वहाँ पे आप समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप इसका बॉक्स बनाइएगा देखिए बताइए अगर आप बोलेगा सर यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है यहाँ पर सर x कैसे भी बढ़ रहा है y कैसे भी बढ़ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चीज़ को आप समझिए पहले x को 0 रखेगा तो y क्या मिलेगा 3 x को 1 रखेगा तो y क्या मिलेगा आपको 1 रखिए देख लीजिए 5 x को 2 रखेगा तो 7 x को 3 रखेगा तो 6 और 9 यही मिला। अब देखिए x को देखिए x कैसे बढ़ रहा है 0 1 2 3 अब y देखिए कैसे बढ़ रहा है y बढ़ रहा है 3 5 7 9। बताइए तो क्या ये कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है डिफरेंस 2 का हर जगह नहीं आ रहा है डिफरेंस 2 का हर जगह नहीं आ रहा क्या
तो ये लीनियर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ये लीनियरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है, यानी कि कहिएगा तो लीनियरली चेंजिंग नहीं है क्या। तो लीनियर का मतलब आप समझ रहे हो, लीनियर का मतलब फिलहाल के लिए समझ रहे हो, और हम लोग समझेंगे लीनियर का मतलब। अब देखिए, अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख दूं, आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं एज फॉर एग्जांपल, कि दूसरा इक्वेशन लिखूं मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका चलिए ग्राफ बनाइए, आप इसका वैल्यू लिख लीजिए, एक्स वाई कर लीजिए, 1 2 3, देखिए 1 लिखिए, एक्स का वैल्यू देखिए 1 मिलेगा, 2 लिखिएगा तो 4 मिलेगा, 3 लिखिएगा 9 मिलेगा, 4 लिखिएगा 16 मिलेगा। चलिए एक्स लिखिए 1 2 3 4, अब चलिए वाई लिखिए 1 4 9 16, देखिए कोई कॉमन डिफरेंस है, नो कॉमन डिफरेंस। ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, इसको कहते हैं पैराबोला खकड़ा, पैराबोलिक ये बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है कैसे बढ़ रहा है, पैराबोलिक बढ़ रहा है। तो ये लीनियर नहीं है। मतलब क्या पता चला, लीनियर एल्जेब्रा में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार के इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लीनियर एल्जेब्रा में हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर इस टर्म को, कहाँ गया मेरा पेन, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और अगर इस चीज को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लीनियर लीनियर एल्जेब्रा में पढ़ने वाले हैं। आप बताइए, इसको थोड़ा मैथमेटिकल भाषा में लिखिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है, दूसरा इक्वेशन भी आप जानते होंगे, एक प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन आपने सुना होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एक प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से क्या पता चला, लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल, या नोटेशन, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल का पावर नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ भी पावर इसका कितना है, 1 है, यहाँ भी पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो जो आपका वेरिएबल है, जो वैरी कर रहा है, उसका पावर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसका पावर देखिए 2 है, तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक बोला जाता है, लीनियर नहीं बोला जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो लीनियर का क्या मतलब हुआ, लीनियर का मतलब ये हुआ कि वैसा इक्वेशन, एन इक्वेशन, एन इक्वेशन दैट हैज मैक्सिमम पावर 1, ऐसा इक्वेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसा कि एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, y इक्वल टू 2x प्लस 3, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, जैसे कि 3y प्लस 2x प्लस 3z इक्वल्स टू 6। तो ये सब आपका क्या है, ये सब है लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि लीनियर एल्जेब्रा क्या है, लीनियर एल्जेब्रा। चलिए अगले स्लाइड में लिखते हैं। यहाँ से क्या पता चला हम लोग को, यहाँ से अब देखिए पिछले स्लाइड में चलिए, लीनियर के बारे में क्लियर है ना, कोई दिक्कत। लीनियर में इतना चीज तो आपको पता है, लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्टली वेरी करे, या फिर जिसका पावर मैथमेटिकली करेगा तो 1 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और बताइए एल्जेब्रा के बारे में अभी ना आप क्लियर हुए हैं, एल्जेब्रा अगर मैं बोलूँ तो एल्जेब्रा के बारे में आप अभी ना क्लियर हुए हैं। एल्जेब्रा एक क्या है, एक मेथड है, एक मेथड है। और या तो इसको आप मॉडल कहिए, मॉडल जो कि क्या इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, जो कि इन्वॉल्व करता है आपको नोटेशन, आपके अंदर इन्वॉल्व करता है नोटेशन प्लस नंबर्स, और प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है इसमें, और प्लस आपका क्या इक्वेशन की मदद से हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि लीनियर एल्जेब्रा, देखिए इसको आप पहले थोड़ा सा 2 मिनट सोचिए, अभी जो मैंने बताया उसको सोचिए, तब तक मैं अपना स्पेक्टेकल्स पहन लेता हूँ, अदरवाइज मेरे आईज में पेन होने लगता है। आराम से सोचिए बातों को, और थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिए, जो भी अभी तक आपको समझाया गया है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और आपको हर चीज बहुत सिंपल और क्रिस्टल क्लियर लगेगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं आगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर एल्जेब्रा इज द स्टडी ऑफ इक्वेशंस related to
लीनियर, अरे यार, एक रिलेटेड टू लीनियर इंजन, मतलब एक ऐसा इक्वेशन, इसी को एक लाइन में कहे थे क्या, अ स्टडी ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि आप मैथ में बचपन 9 से पढ़ते आ रहे हो। अ स्टडी ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड एज लीनियर अलजेब्रा। इसको क्या बोला जाता है, लीनियर अलजेब्रा बोला जाता है। मतलब क्या है कि आप लीनियर अलजेब्रा में क्या पढ़ने वाले हो, आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ने वाले हो इसका स्टडी, लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी करने वाले हो। अब क्वेश्चन उठा के सर इसके बारे में क्या पढ़ने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि वी ट्राई टू सॉल्व वेरियस लीनियर इक्वेशंस। आप बोलोगे सर अभी जो आपने एक एग्जांपल लिया था पिछले स्लाइड में, देखिए सर यहाँ पे, चलिए इसको लिखते हैं, यही एग्जांपल सर देखिए, 2x प्लस वाई बराबर है, ये भी तो सर एक लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल ये भी आपका क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। मान लेते हैं कि आपका लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे आपका क्या है कि लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लेते हैं 6 है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है आपका 5 है। ये भी क्या है, दो लीनियर इक्वेशन ही है ना। तो आप बोलोगे सर अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि x और y का मान निकालना चाहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन में, तो सर ये तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं, तो सर क्यों हम लोग अब लीनियर एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, हम लोग तो बचपन से एलजेब्रा में सॉल्व करते हैं सर लीनियर इक्वेशन को। ये लीनियर इक्वेशन इन क्या है, टू वेरिएबल है। तो आप बोलोगे कि सर हम लोग बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को, तो फिर क्यों जरूरी पड़ा, क्यों जरूरी पड़ा लीनियर अलजेब्रा जैसे टॉपिक था, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा का क्यों जरूरी पड़ा। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पूछूंगा, स्पेलिंग गलत यार है यार, मैं पूछूंगा कि तुम कितना वेरिएबल तक सॉल्व करता था। अब चलो मैं पूछूंगा तुम कितना, अब आगे क्या होगा वो अभी पता चलेगा, अभी टेंशन मत, सस्पेंस आएगा तब ना मजा आएगा स्टोरी में। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि लीनियर अलजेब्रा होता क्या है। लीनियर अलजेब्रा एक स्टडी है, किसका, एक स्टडी है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, मतलब हमारे पास जितने भी लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में भी होता है, बच्चे जो कि डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे इस बात को, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़े होंगे 12th में वो ये बात को समझ पा रहे होंगे। तो लीनियर इक्वेशन आपका डिफरेंशियल फॉर्म में भी होता है, बात समझ में आ रही है, डिफरेंशियल फॉर्म में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा दिखाऊं, कुछ ऐसा भी लीनियर इक्वेशन होता है, 2 dy by dx प्लस 3 dy by dt इक्वल्स टू 5। ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2y डैश प्लस, अब देखो इसको y डैश लिखो, इसको क्या लिखोगे, इसको y t रिस्पेक्ट डैश लिख लो इक्वल टू 5। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपने अंदर लीनियर, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में भी लीनियर इक्वेशन हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या समझे, लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा स्टडी है इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है, लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करने वाले हैं।
और लीनियर का मतलब समझ में आ गया, जिसका पावर क्या हो, एक हो, पावर एक से क्या हो, ज्यादा नहीं हो, मतलब वेरिएबल का पावर एक होना चाहिए। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं, थोड़ा इसे पते है आपको, फिर भी लिख लेते हैं कि क्या होना चाहिए, द पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। मैंने लिखा है, सॉरी, द पावर ऑफ वेरिएबल इज वन, मतलब वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, आपका वन होना चाहिए। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। और अलजेब्रा का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग इक्वेशन इन्वॉल्व करवाते हैं, और क्या इन्वॉल्व करवाते हैं, सिंबल इन्वॉल्व करवाते हैं और नंबर इन्वॉल्व करवाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, x क्या है, वेरिएबल है, सिंबल है, 2 क्या है, नंबर है, और 2x + 3y = 6 क्या है, एक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना, इक्वेट करना। अब देखिए, अब इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत मेथड हम लोग जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, और एक मेथड जानते हैं, और एक मेथड जानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वी कैन सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सब सवाल मैं यहीं से बताऊंगा। यही हमारा मेन क्वेश्चन है, यही तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बन के निकलेगा कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर अलजेब्रा होता क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर है ना। पहला क्वेश्चन में कोई डाउट क्या, पहला क्वेश्चन आपका पूरी तरह से क्लियर है कि लीनियर अलजेब्रा होता क्या है। लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा मैथ का ब्रांच है जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बोलोगे सर ये तो पिछुलका अलजेब्रा था ना सर, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे वो भी तो अलजेब्रा यही था ना, फिर सर फिर क्यों नया अलजेब्रा, फिर क्यों नया टॉपिक। तो अब चलिए हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तब ना समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसको करने से पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसको करने से पहले क्या करते हैं, हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग जो लास्ट में फंसे हैं उसका आंसर देंगे हम लोग इस तीसरे क्वेश्चन से। Why we need linear अलजेब्रा। आखिर हम लोगों को लीनियर अलजेब्रा का जरूरत क्या पड़ा, सबसे पहला सवाल तो यही है, और दूसरा सवाल आपका यही है। तो लीनियर अलजेब्रा का क्यों जरूरत पड़ा, इसको समझिए। पहला, सबसे पहला मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जस्ट इसी सब पिछले वाले सवाल को पढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अभी तक कितना वेरिएबल का सवाल सॉल्व किया है, कितना वेरिएबल्स इक्वेशन को सॉल्व किया है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने अभी तक कितने वेरिएबल्स को सॉल्व किया है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ दूं, आपका जवाब आएगा, आपका आंसर आएगा सर मैक्सिमम मैक्सिमम सर थ्री कौन कौन, एक्स लिए थे सर, वाई लिए थे और जेड लिए थे। बात समझ में आ रही है ना, मैक्सिमम आपने कितना किया है, थ्री ही किया है कि नहीं। और बताइए, और आपने कैसे किया है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हाउ यू सॉल्व्ड दी वैल्यूज फॉर द वेरिएबल, आपने कैसे इसका वैल्यूज निकाला, वैल्यूज फॉर दी वेरिएबल, आखिर आपने वैल्यूज कैसे निकाला इस वेरिएबल का। तो आप बोलोगे सर हमारे पास ढेर सारा मेथड था। पहला मेथड हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आपने मेथड सीखा, वो बोलोगे आप एलिमिनेशन मेथड, बचपन के याद है ये सब। और तीसरा जो थोड़ा आप हायर लेवल क्लास 12 में सीखे हो, वो सीखे हो मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, जिसको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं अगर आपको। आप सीखे हो AX=B, इसे सॉल्व करने जहां पे आपको x का वैल्यू निकालना रहता है। मैट्रिक्स मेथड आपने सीखा है। ये तीन मेथड आप सीख चुके हो सवालों को सॉल्व करने के लिए। बात समझ आई ना। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपने अभी तक तीन वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश की है,
और आपको ये भी पता है कि जितना वेरिएबल होता है उतना ही इक्वेशन नीडेड होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इफ वी वांट टू सॉल्व फॉर n variables, if we want to solve for n variables, what methods we have to do so। ऐसा करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं। अगर हम लोग कोशिश करें कि नहीं हमको n वेरिएबल्स तक सॉल्व करना हो, n वेरिएबल्स कहने का क्या मतलब है, n वेरिएबल्स कहने का मतलब है कि अब आपका वेरिएबल फिक्स नहीं है, यानी कि x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn। अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अब n वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करिएगा, एज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं, अगर आपके पास ऐसे है मतलब ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 प्लस bx4 डॉट 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 nxn। अगर मैं इसको बोलूं ये बराबर है आपको पूछे कैपिटल सी की, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अब इसके लिए तो आपको n इक्वेशंस चाहिए। कितना इक्वेशंस चाहिए आपको, जरूरत पड़ेगा n इक्वेशंस। अब बताओ आप n इक्वेशंस को अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को n वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे, तो आप बोलोगे आपके पास कौन मेथड, अगर मैं पूछूं कोई आपके पास तरीका है जिससे आप सॉल्व कर पाओगे, जिससे आप सॉल्व करवाओगे, आप बोलोगे सर ये तो काम नहीं करेगा, आप बोलोगे सर ये भी काम नहीं करेगा, आप बोलोगे थोड़ा थोड़ा ये काम करेगा, हाँ ये काम करता है पर ये भी लिमिटेड काम करता है, इससे भी डीप में अभी हम लोग जाके देखेंगे, ये भी पूर्ण रूप से काम नहीं करता। और दूसरा मैं अगर बात कह दूं तो ये जो आप 12th में पढ़ते थे वो लगभग लीनियर अलजेब्रा का छोटा सा एक पार्ट ही पढ़ते थे। यू कोई आपको उस दिन बोला नहीं था टीचर यू रीड दिस इन क्लास 12, आप इसको क्लास 12 में पढ़ते हो। ये क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, स्मॉल पार्ट ऑफ, ये लीनियर अलजेब्रा का ही एक पार्ट है जो कि टीचर आपको बोला नहीं है ये लीनियर अलजेब्रा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अगर n वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, क्या तरीका है आपके पास, तो आपके पास 100% कोई तरीका नहीं है। आपका जवाब मुंह लटक जाएगा, आप सीधे मुंह कैसा बना दोगे, ऐसा बना नहीं ऐसा छोड़ दीजिए, आप ऐसा बना दोगे तो आप बोलोगे नो। इसी का आंसर मिलता है क्या, इसी का आंसर मिलता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा वो एक मेथड है, इसमें कुछ कुछ आपको तरीके सीखने होंगे जिससे कि आप n वेरिएबल्स तक के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। मतलब मैंने क्या कहा कि लीनियर अलजेब्रा एक मेथड है जिसमें आप n वेरिएबल्स, और इसको चलिए हम लोग देखते हैं और भी इसमें क्या क्या बातें आती हैं, वहां तक के चीजों को सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए हमारा हो गया स्लाइड खत्म, सबसे पहले मैं स्लाइड ऐड करता हूं, तब तक आप लोग सोचिए और बातों को। आप यहाँ तक ये चीज तो समझ पा रहे हो कि लीनियर वेरिएबल्स मतलब क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल आपका कितना हो, वेरिएबल आपका जब n हो। चलिए हम लोग स्लाइड को ऐड करते हैं आराम से। हम लोग ऐड कर चुके हैं। चलिए तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा, क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि इफ वी वांट टू सॉल्व फॉर n variables linear equation, we need a different approach. If we need a different, एक ही अप्रोच मिलेगा, बहुत मुश्किल और आप सब्स्टिट्यूशन तो समझते हैं ना, पागल हो जाइएगा, करोड़ों साल लग जाएगा लेकिन n वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर पाएगा सब्स्टिट्यूशन से। We need a different approach and
this approach and this approach is linear algebra। अब देखिए यही अप्रोच क्या है, लीनियर एल्जेब्रा। अब देखिए एज वी नो दैट as we know that the approach is different, the approach is different। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अप्रोच क्या है, डिफरेंट है। so we also know that so we also know that प्रोसेस क्या होगा, so we also know that the process of solving इक्वेशंस, मतलब जो आज तक अभी आप पढ़ते आ रहे हो जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसमें सॉल्व नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस आर ऑल्सो डिफरेंट। अब सवाल आता है कि चलिए सर सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे किया जाता था, हम बचपन से जानते हैं सर, एक को एलिमिनेट मतलब एक को सब्स्टिट्यूट कर देते दूसरे में और वैल्यू निकाल लेते थे। एलिमिनेशन मेथड कैसे किया जाता है ये भी चाहिए, हम लोग जानते थे सर क्या करते थे कि एलिमिनेशन करना होता था तो कोफिशिएंट को इक्वल बनाते थे और उसको हटाते थे और हम लोग एलिमिनेट करके वैल्यू निकाल देते थे। मैट्रिक्स भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अब जो सर ये एक अप्रोच है, ये एक डिफरेंट अप्रोच है, तो सर इसमें कौन सा अप्रोच अपनाया जाता है, लीनियर अलजेब्रा में कौन सा अप्रोच अपना के हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द अप्रोच, व्हाट इज द अप्रोच टेकन इन लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। आखिर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आखिर लीनियर अलजेब्रा में कौन सा अप्रोच लिया जाता है। अब बताइए वो जो अप्रोच लिया जाता है, द अप्रोच इज दो तरीके का अप्रोच लिया जाता है। मतलब लीनियर अलजेब्रा का जो हार्ट है ना, हार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा हार्ट है ना लीनियर अलजेब्रा का, वो इसमें बसा हुआ है, वो बसा हुआ है वेक्टर्स में। वेक्टर्स का अप्रोच लिया जाता है और दूसरा अप्रोच लिया जाता है मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स का, जो आप 12th में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। मतलब पहला किसका अप्रोच लिया जाता है, वेक्टर्स का अप्रोच लिया जाता है, दूसरा किसका अप्रोच लिया जाता है, मैट्रिक्स का अप्रोच लिया जाता है। अभी तक को ये समझ में आया है कि लीनियर अलजेब्रा में एक डिफरेंट अप्रोच लिया जाए क्योंकि हम पुराने अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते हैं वैसे सवालों को। अब वो अप्रोच क्या है, वेक्टर्स अप्रोच और मैट्रिसेस अप्रोच। अब आपका सवाल क्या होगा कि सर मुझे दिखाइए कि कैसे वेक्टर अप्रोच लेके उस चीज को हल किया गया, मतलब वेक्टर अप्रोच को अप्लाई कैसे किया जाता है। जब सर वेक्टर हम समझ गए सर वेक्टर अप्रोच, अब वेक्टर अप्रोच कैसे काम करता है हम समझेंगे ना कि हाँ भाई ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक मेथड डेवलप किया, एक मेथड डेवलप किया सॉल्व करने का, वेक्टर अप्रोच या मैट्रिक्स अप्रोच, इस दोनों को लेके यूज करते हैं हम लोग। अब इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो देखना है। वो तो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे कैसे लीनियर इक्वेशन को हम लोग वेक्टर के अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कौन सा दो अप्रोच है, एक वेक्टर अप्रोच जो कि आप पढ़े होंगे इसको क्लास 12th में भी और 11th में भी, और इसको भी आप क्लास 12 में पढ़े होंगे। इस अप्रोच से सॉल्व किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहला चीज जो आपका है वो है वेक्टर अप्रोच, वेक्टर्स, वेक्टर्स का अप्रोच किया जाता है। अब बताइए अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी लिखता हूं तो आप वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखते हो, एक्स आई कैप, तीन कंपोनेंट लिखते हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड, ठीक है। ये तीनों आई जे क्या है आपका, आई जे के, आई कैप, जे कैप, ठीक है, क्या है, यूनिट वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स हैं। और बताइए ये एक्स, अगर मैं पूछूं यहीं पे ये एक्स वाई और जेड क्या है, एक्स और वाई और जेड क्या है, एक्स कंपोनेंट, एक्स के कंपोनेंट का कितना मैग्नीट्यूड है, ये क्या है आपका वाई कंपोनेंट, और ये क्या है आपका जेड कंपोनेंट, यही ना है।
अब बताइए एक वेक्टर अभी तक कितने डायमेंशन की बात हो रही है, ये हो रही है आपको 3 डायमेंशन की बात। अब देखिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपके पास एक वेक्टर है जो कि n डायमेंशन तक फैला हुआ है, मतलब उसका कंपोनेंट कितने डायमेंशन में है, n डायमेंशन, मतलब अगर इसको हम लोग फिगर से दिखाएं तो कैसा फिगर इसका बनेगा। एक पॉइंट है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर देखिए पहले इसको इरेज करते हैं, पहले समझते हैं जो आप जानते हो उसको समझते हैं, तब ना रिलेट कर पाएंगे हम लोग इससे उसको। समझिए इस बात को। ये जो वेक्टर हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये लिखे हैं ना वेक्टर। अब इस वेक्टर को, इस वेक्टर का मतलब क्या है इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या, इसका क्या मतलब है, इसका एक मतलब है कि आपका एक 3D प्लेन है। 3D मतलब 3D आपका एक्सिस है, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, और यहाँ पे एक पॉइंट है, का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इस ओरिजिन से मिलाने वाला एक पोजीशन वेक्टर है। यही पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, वी वेक्टर। एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स पे कितना चला है, वाई का मतलब क्या हुआ, इसने वाई पे कितना मूव किया है, और जेड का क्या मतलब हुआ, ये हुआ एक्स पे कितना चला है, ये हुआ वाई पे कितना चला है, और ये हुआ जेड में कितना चला है। जेड यहाँ लिखने आसानी होगा, वाई इधर देखिए, ये पॉइंट यहाँ, तो ये जो आपका वी वेक्टर है वो एक्स की तरफ लिखेगा तो एक्स आई क्या, वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, क्योंकि ये भी एक वेक्टर होना चाहिए, ये भी एक वेक्टर होना चाहिए, ये भी एक क्या होना चाहिए, अरे भाई जेड के कैप, ये भी एक क्या होना चाहिए, ये तीनों आपका एक वेक्टर होना चाहिए, तीनों का सम वेक्टर ही देगा। अब बताइए कितना डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है। पर अगर मैं यहीं पे आपको सवाल पूछ दूं, अगर मैं यहीं पे एक आपसे सवाल सिंपल सा पूछ दूं कि आई वांट ओ एन डायमेंशन, एन एन डायमेंशन के लिए मैं अगर डिमांड करता हूं तो बताइए इस बार आपका वेक्टर क्या बन जाएगा, इस बार आपका वेक्टर बन जाएगा, बताइए तो क्या बन जाएगा, x1। अब बताइए क्या, अब आई क्या आप लिखिएगा नहीं ना, अब आपको डायमेंशन n हो गया, तो x1 मान लेते हैं कि x1 एक डायमेंशन जिसका e1 यूनिट वेक्टर है, प्लस x2 कुछ e2 यूनिट वेक्टर है, x3 e3 यूनिट वेक्टर है, मतलब x3 अब कुछ डॉट 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 एन वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है आपको ई एन यूनिट वेक्टर है। तो बताइए इस बार जो आपका वेक्टर है वो कितने डायमेंशन तक आप वेक्टर को लेके जा सकते हो, इस वेक्टर को लेके जा सकते हो n डायमेंशन को। ये वेक्टर अभी भी क्या दिखाता है, रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन n डायमेंशन भी ये किसको दिखाता है, एक पॉइंट को ही दिखाता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसको आप समझिए थोड़ा सा कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसी को समझ, मतलब यहाँ पे आपके पास बहुत सारा डायमेंशन है, बहुत सारा डायमेंशन आपके पास, मान लेते हैं ये सब कितना डायमेंशन आपके पास, यहाँ पे आपके पास n डायमेंशन है, यहाँ पे आपके पास कितने डायमेंशन है, n डायमेंशन है, और यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 x3 डॉट 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 xn तक है, और समझ इसी को क्या कहते हैं आप, वी वेक्टर। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप वेक्टर की मदद से, और ये सब क्या है, ये सब वेक्टर का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो यहाँ बताइए इसका कितना कंपोनेंट, अगर हम इसको फिर से एक और नए तरीके से लिखने की कोशिश करें तो बताइए इतने इतने कंपोनेंट, ये क्या हो गया, ये इसका एक कंपोनेंट, ये इसका एक कंपोनेंट, ये इसका दूसरा कंपोनेंट, ये इसका तीसरा कंपोनेंट, मतलब तीसरा डायमेंशन का कंपोनेंट, ये इसका एन डायमेंशन कंपोनेंट। बताइए इतने चीज को लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक वी वेक्टर है जो कि एक सेट है किसका, x1 का, x2 का, x3 का, डॉट 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 xn का, ये सब क्या है इसका, ये सब इसका वेक्टर का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ n डायमेंशन, n डायमेंशन का क्या है आपको कंपोनेंट है। मतलब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें मैंने ये डिस्कस करना था मेरे को कि वेक्टर अलजेब्रा समझने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वहां पे मैं आपको ये बताता, उससे पहले तो मैंने ये डिस्कस कर दिया वेक्टर अलजेब्रा क्यों जरूरी है, वहां पे मैं आपको बताता कि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने के लिए किस किस चीज का जरूरी है, मतलब क्या क्या आपको चाहिए। अब एक चीज बताइए, आपने तो वेक्टर अलजेब्रा यानी सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ यार बार बार, लीनियर अलजेब्रा को पढ़ा क्यों, क्योंकि जब आपको n डायमेंशन यानी कि n इक्वेशंस n वेरिएबल को सॉल्व करना था, उसी के लिए आपने पढ़ रहे हो इसको।
तो जब आपका n वेरिएबल आ जाएगा, तो n वेरिएबल यानी कि लीनियर अलजेब्रा में कौन से अप्रोच को लिया जाता है? लीनियर अलजेब्रा में लिया जाता है मैट्रिक्स और वेक्टर के यूज को लिया जाता है। अब आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी में x कंपोनेंट भी होता है, y कंपोनेंट भी, z भी, फलाना भी, ढिमाका भी। तो बताइए कितने डायमेंशन तक आप फैल सकते हो? n डायमेंशन तक फैल सकते हो। और जब आप n डायमेंशन तक फैल सकते हो तो आप कितने वेरिएबल के साथ चले गए? आप n वेरिएबल्स के साथ मूव कर गए हैं। आप कितने वेरिएबल्स के साथ मूव कर गए हैं? आप n वेरिएबल्स के साथ मूव कर गए हैं। और बताइए अगर आपके पास n वेरिएबल्स है तो आपके पास n इक्वेशंस है, तो उसी इक्वेशन को दिखाने का जरिया क्या है? उसी इक्वेशन को दिखाने का जरिया है मैट्रिक्स मेथड। उसी इक्वेशन को दिखाने का क्या जरिया है आपका? मैट्रिक्स मेथड। चलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं थोड़ा इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तक आपने देखा कि ये आपका वेक्टर था, इसको मैंने n डायमेंशन के टर्म्स में लिख दिया। n डायमेंशन के टर्म्स में मतलब ये हो गया x1 वाला पार्ट, ये x2 n तक हो गया। इतना को अगर आपको दिखाना हो, जैसे कि इसको आप कैसे दिखाओगे यार, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? इसको अगर आप वेक्टर के फॉर्म में दिखाओगे तो एक वेक्टर है जिसका कितना कंपोनेंट है? x है, y है और z है, 3 कंपोनेंट। तो सेट के फॉर्म में दिखा दिए। उसी तरह इसको अगर दिखाना हो तो ये भी एक सेट के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, कुछ इस प्रकार आपने दिखा दिया, क्या दिक्कत है? अब चलिए जो हम लोग पढ़ते थे, हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे? बचपन में लोग पढ़ते थे 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या पढ़ते थे? 5। ये बचपन था, ये हमारा क्या था? ये हमारा था बचपन। लीनियर अलजेब्रा में यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ x की जगह आ जाएगा वेक्टर्स। ये जगह क्या आ जाएगा? ये जगह आ जाएगा स्केलर्स। ये जगह क्या आ जाएगा? आपका स्केलर्स आ जाएगा। और यहाँ पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन के यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होगा, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या आप 12th में भी जानते हो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे? पहले बताइए। अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो सिंपली आप क्या करेगा? 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, और यहाँ पे क्या होगा? x लिखिएगा और y लिखिएगा। नहीं, ऐसे नहीं लिखिएगा, सॉरी। मैट्रिक्स बताऊंगा ना मैं इससे आगे क्या क्या आपको जरूरी होना चाहिए। आप क्या लिखिएगा? x लिखिएगा और y लिखिएगा। बताइए कभी सॉल्व होगा? 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक और इक्वेशन, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। एक और इक्वेशन आपके पास, तो क्या लिखेगा? यहाँ पे 3 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, यहाँ पे x और y लिखिएगा। डिवाइड नहीं है यार, इसमें पेन चले गए, वहाँ पे डिवाइड नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई, और कैसे लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 और 4 लिखोगे। ये हो गया आपका क्या? मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। तो जो आप कल इस x और y को देखते थे, आज वही x और y को हमने क्या किया? उसी x और y को हमने n डायमेंशन तक फैला दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ? जो जो आप पहले सिर्फ x कॉमा y कॉमा z देखते थे, उसको हमने x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn तक फैला दिया। यानी कि इसको फैलाने के लिए, अब xn तक को सॉल्व करने के लिए और इसके लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल किया। वेक्टर्स का इस्तेमाल किया। अब क्यों किया? क्योंकि वेक्टर्स को हम n
n डायमेंशन तक एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर को n डायमेंशन तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल किया, किसको, उसको सॉल्व करने के लिए। और बताइए ये जो है, ये जो आपका 2x प्लस 3y है इक्वल टू 5, इसी को आप क्या कहते हो, लीनियर, अरे लीनियर इक्वेशन कहते हो। और इसी को लीनियर एल्जेब्रा में, लीनियर एल्जेब्रा में क्या हुआ यहाँ पे, लीनियर एल्जेब्रा में किस में टर्न हो गया, लीनियर एल्जेब्रा में ये टर्न हो गया, टू एक स्केलर बन गया। अब आपको पता है स्केलर, टू एक स्केलर बन गया, एक्स आपका क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। ठीक उसी प्रकार थ्री भी आपका एक स्केलर बन गया, और आपका y भी क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। और 5 आपका कोई रिजल्ट कांस्टेंट है ना, वैल्यू मान लीजिए आपका क्या बना है, कांस्टेंट बना, ये आपका क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया। तो इसी चीज को अगर हम लोग दिखाएंगे, स्केलर को आपको पता है कि ए बी सी से दिखाया जाता है। ए वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं v1 वेक्टर है, प्लस इसी को b, ये क्या हो गया v2 वेक्टर इक्वल टू कुछ रिजल्ट में क्या दिया, c दिया। आपको बातों की फील आ रही होगी कैसे ये बातें बन रही है। और बताइए ये रिजल्ट में क्या दिया, एक सी दिया, रिजल्ट में क्या दिया आपको, एक रिजल्ट दिया आपको जिसका वैल्यू क्या दिया आपको, सी दिया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपका दो वेक्टर है, इसको थोड़ा सा आप एक में देखिए, ये आपका दो एक वेक्टर दिया गया, और इस वेक्टर का जब आप स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन किए, आपने क्या किया कि इस वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन किया और रिजल्ट में क्या दिया, जो कांस्टेंट आपका इधर है और उधर भी आपका मान लीजिए रिजल्ट में कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट ही आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जिस तरह यहाँ लीनियर इक्वेशन बोला गया, यहाँ पे इसको बोला गया लीनियर, लीनियर कॉम्बिनेशन। और अगर सही से मैं यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे ये सी एक वेक्टर होगा, क्योंकि जब आप दो वेक्टर को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट में भी क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा। यहाँ पे मेरे को सोच समझ के लिखना चाहिए, क्योंकि दिमाग सोच नहीं पाता, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, एक वेक्टर मिलना चाहिए ना, वेक्टर मिलेगा आपको कुछ, एक वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे इसी चीज को क्या बोला गया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। उसी लीनियर कॉम्बिनेशन को, उसी लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया, इस तरह यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बोला जाता था, उसी को लीनियर अलजेब्रा में क्या बोला जाता है, उसी को लीनियर अलजेब्रा में बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिर्फ दो वेरिएबल में था, पर इस स्केलर को, स्केलर वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल जिसका एक वैल्यू फिक्स था, एक ही डायमेंशन था, उसको हमने एक वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। और आपको पता है कि वेक्टर में कितना डायमेंशन तक जाया जा सकता है, n डायमेंशन तक जाया जा सकता है। ये है आपका लीनियर अलजेब्रा का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह लीनियर अलजेब्रा को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये सी पे जो है ना, आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आप बुक्स उसका भी देखिएगा कुछ भी लीनियर अलजेब्रा का, आपको सी कांस्टेंट के फॉर्म में भी दिखेगा, ऐसा नहीं है, सी आपको कांस्टेंट के फॉर्म में भी दिखेगा, सी आपको यहाँ पे कांस्टेंट के फॉर्म में भी दिखेगा, क्योंकि आपके लीनियर इक्वेशन में राइट साइड में कांस्टेंट ही होते हैं। बात समझ में आ रही है, लीनियर राइट साइड में आपके कांस्टेंट ही होते हैं। और आपको ये कभी कभी जब रिप्रेजेंटेशन करना होगा इसको, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग वेक्टर की तरह भी लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे, वो वेक्टर का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि उसका एडिशन, और यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है। कैसा मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, दो वेक्टर को ऐड करने पे एक वेक्टर ही मिलता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसी को फिर किस में उतारा गया, मैट्रिक्स में उतारा गया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा में हम लोग दो अप्रोच को अपनाते हैं, एक वेक्टर के अप्रोच को और दूसरा मैट्रिक्स के अप्रोच को।
और वेक्टर में भी दो चीज, वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। मैंने वेक्टर के लेक्चर में आपको समझाया है कि वेक्टर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है एडिशन और दूसरा मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, डिवीजन भी नहीं होता, तो दो का यूज किया जाता है। एक हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन और दूसरा हो गया आपका उसका एडिशन का यूज किया जाता है लीनियर अलजेब्रा में। और जो आप लीनियर इक्वेशन लिखते हो अपने 55 क्लास में, उसी को इसमें क्या बोला जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इस कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो n डायमेंशन तक आप फैला सकते हो। v1 जो है, v1 का x कंपोनेंट भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, x1 x2 x3 y3 xn तक जा सकता है। उसी प्रकार आपका ये जो है क्या कहते हैं v2 का, उसी प्रकार वो भी आपको उतना लेवल तक जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये था आपको क्यों हमें लीनियर अलजेब्रा का जरूरत है, हमें लीनियर अलजेब्रा का क्यों नीड है, क्यों लीनियर अलजेब्रा के बिना हम लोग किन किन सवालों को नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, लीनियर अलजेब्रा के बिना किन किन सवालों को नहीं कर सकते। अब अगर आपका बात है कि सर अगर लीनियर अलजेब्रा का मदद से हम लोग n डायमेंशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा की मदद से हम लोग 3 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सॉल्व कर सकता है, लेकिन अब मैं एक से सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या चींटी को मारने के बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है? चींटी को मारने के लिए सिंपल एक हाथ से भी मार दो, ऐसे मारना गलत चीज है, मत मारो। मारने के लिए कोई बुलडोजर का इस्तेमाल थोड़ी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार भाई छोटी जगह पे छोटका काम कर रहा है, क्यों बड़े को इन्वॉल्व करना। बड़े बड़े जगह पे लीनियर अलजेब्रा का यूज होता है, जहाँ पे n डायमेंशन तक लीनियर इक्वेशन फैला रहता है, वहां पे लीनियर अलजेब्रा उसको एक हर इक्वेशन का सॉल्यूशन देने के लिए आता है, वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए आता है। आई होप आपको यहाँ तक ये पता चल गया होगा कि लीनियर अलजेब्रा का क्या यूज है, मतलब हम लोग क्या इंपॉर्टेंस है लीनियर अलजेब्रा का, और क्यों पढ़ते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा। और भी इसमें ढेर सारी बात, अभी तो मैंने बहुत इनकम्प्लीट बताया, धीरे धीरे चैप्टर्स में हम लोग इस सब चीज को समझते जाएंगे। फिलहाल आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, आखिर हम लोग लीनियर अलजेब्रा पे गए क्यों, क्यों स्टार्ट की लीनियर अलजेब्रा को पढ़ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अराइज होता है, वो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कि व्हाट वी नीड टू स्टडी लीनियर अलजेब्रा। हमें किस चीज की जरूरत है लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए? सबसे पहला आपको जरूरत होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए वेक्टर इन्वॉल्व होता है तो नॉलेज ऑफ पहला होना चाहिए आपको वेक्टर्स का इन्वॉल्व होना चाहिए। वेक्टर के बारे में, वेक्टर का एडिशन मल्टीप्लीकेशन, जितना भी आप 11 12 वेक्टर पढ़े हो ना, चाहे मैथ में भी पढ़े हो ना वेक्टर, यार वेक्टर डायमेंशन पढ़े हो ना 3D, सब दिमाग में रखिए। वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा किसका नॉलेज होना चाहिए? मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए। मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, मैट्रिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। तीसरा जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास रीजनिंग दिमाग होना चाहिए। रीजनिंग वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। जैसे कि ना बचपन में रीजनिंग सॉल्व करते थे जीके जीएस और में, कैसे मतलब दिमाग से सॉल्व करते थे रीजनिंग को। रीजनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में आता है, कॉम्बिनेशन बनाने में रीजनिंग का यूज होता है। रीजनिंग वे ऑफ थिंकिंग होना, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, थिंकिंग होना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंस है आपको, यू शुड नो द नोटेशंस, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज के बारे में। टर्मियोलॉजी, अगर आप टर्मिनोलॉजी नहीं जानोगे वेक्टर अलजेब्रा में, जैसे कि वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, नोटेशंस पता होना चाहिए, किसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज आप नहीं से सॉल्व कर पाओगे वेक्टर अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन, और समझने में भी आपको बार बार परेशानी आएगी। तो मेनली ये चीज आप, अब ये सर कहाँ से मिलेगा? अरे भाई धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही सब ना सीखेंगे कि वेक्टर्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे लीनियर अलजेब्रा में, मैट्रिक्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे लीनियर अलजेब्रा में, रीजनिंग कैसे सोचेंगे, कैसे नोटेशन क्या क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है, यही सब जो आगे देखने वाले हैं। और कैसे हायर इक्वेशंस को हम लोग, हायर लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग वेक्टर का एप्लीकेशन हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो ये क्या था सवाल, ये था कि आखिर लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए हमें किस किस चीज का जरूरत है। तो लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले, पहले क्या लीनियर अलजेब्रा के अंदर में ही पहले ये सब चीज को पढ़ा जाता है, तब आपका आगे स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रही है। और देखिए ये सब चीज मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि आप वेक्टर्स के बारे में क्लास 11 12 में जानते हो,
उसी तरह मैट्रिसेस के बारे में भी जानते हो। जिस बच्चे को क्लास 11 और क्लास 12 का कॉन्सेप्ट क्लियर, उसे बहुत हेल्प मिलने वाला है यहाँ पे, इसलिए मैंने बता दिया। और थिंकिंग तो आपका अपना काम है। और टर्मिनोलॉजी नोटेशन हम लोग धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि शायद दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन था कि आखिर किस किस चीज की जरूरत है हमें लीनियर अलजेब्रा को स्टडी करने के लिए। बात समझ में आ रही है? लीनियर अलजेब्रा को स्टडी करने के लिए अब वेक्टर्स कैसे, हाँ टर्मिनोलॉजी, और हाँ एक चीज और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, वही रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए आप, देखिए मैट्रिक्स मैंने बोल दिया तो होल 11 12 का मैट्रिक्स समझ रहे हो ना, आपको मैट्रिक्स आनी चाहिए। और हम लोग देखेंगे भी बहुत सारा और मैट्रिक्स होता है। और वेक्टर्स यानी कि 11 12 आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से, तब आपको ये फील आएगी इस लीनियर अलजेब्रा की। और जो आपका लास्ट सवाल था शायद, वो सवाल था हाँ, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट वी आर गोइंग टू study, what we are going to study in linear algebra। linear algebra में आखिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो linear algebra हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेथड। क्योंकि जहां फंसे हैं वही, जो अरे भाई जिस चीज के लिए linear algebra डेवलप किए हैं वही ना पढ़ेंगे। और भी बहुत इसका यूज आता है, बहुत अलग अलग जगह यूज आता है भाई। फिजिक्स में जब आप क्वांटम मैकेनिक्स और पढ़ोगे, लीनियर अलजेब्रा का बहुत यूज आता है वहां पे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। द मेथड to solve higher dimension linear equations। जो आपका n वेरिएबल्स, हायर डायमेंशन यानी क्या, n डायमेंशन आपका लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप इस चीज का यूज लेते हो। इतना बात आपको समझ में आ रही है ना? n डायमेंशन, एक्स्ट्रा डायमेंशन, मतलब आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि यू कैन से दैट linear algebra is an extension। रियलिटी में इसको पहले स्टार्टिंग में थ्योरी ऑफ एक्सटेंशन ही बोला गया था। पहले इसका नाम लीनियर अलजेब्रा नहीं था, पहले इसको बोला जाता था थ्योरी ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? बढ़ाना, एक्सपैंड करना। इज एन एक्सटेंशन फ्रॉम फिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, या डायमेंशन, यहाँ मेनली डायमेंशन से यूज होता है, वेरिएबल्स का कोई मीनिंग नहीं है। वेरिएबल को जब आप अच्छे से समझिएगा तो वो आपको पता चलेगा कंपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डायमेंशंस को ही रिप्रेजेंट करता है। एक्स का मतलब है एक्स के अलोंग, वाई का वाई के अलोंग। डायमेंशंस फ्रॉम इतना टू आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ डायमेंशन, मतलब कोई भी, आप इसको कह दो कि एन नंबर ऑफ एन डायमेंशन। एन डायमेंशन यानी क्या, आप जरूरी है कि हमेशा एन, जैसे कि आप 10 डायमेंशन, 15 डायमेंशन करोगे, 20 डायमेंशन करोगे करना चाहते हो, 1000 डायमेंशन में, तो कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ डायमेंशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आपका लीनियर अलजेब्रा जो है डेवलप किया गया, कि लीनियर अलजेब्रा एक एक्सटेंशन, आप कह सकते हो कि अलजेब्रा को एक्सपेंड किया गया। लीनियर अलजेब्रा को आप कह सकते हो कि लीनियर अलजेब्रा इज एन एक्सटेंशन ऑफ अलजेब्रा। इसमें हम लोग फिक्स नंबर ऑफ डायमेंशन से कितने भी नंबर ऑफ डायमेंशन तक चले गए, कितने भी नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स तक चले गए, और सबको सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीख लिए। ये था आपका बेसिकली एक छोटा सा, एक खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन लीनियर अलजेब्रा के बारे में। इसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक पे डिस्कस किया। लीनियर अलजेब्रा होता क्या है, लीनियर अलजेब्रा क्यों पढ़ना जरूरी है, लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, और लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप समझ में आ रही है ना? अब देखिए लीनियर अलजेब्रा में जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि हायर डायमेंशन यानी कि n वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करेंगे। n डायमेंशन को सॉल्व करने के लिए हमको बहुत सारा मेथड जानना पड़ेगा। वो मेथड किससे आएगा? वेक्टर से, मैट्रिक्स से, रीजनिंग से, नोटेशन से, टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। आई होप आपको लीनियर अलजेब्रा को लेके एक गोल मिला होगा, एक रास्ता खुल गया होगा आपका कि हाँ लीनियर अलजेब्रा में हम लोग ये सब चीज देखने वाले हैं, ये सब चीज सीखने वाले हैं, और
ये चीज नहीं हो रहा था, इसलिए लीनियर अलजेब्रा को लाना पड़ा। बेसिकली लीनियर अलजेब्रा एक स्ट्रक्चर है, एक मॉडल है, जिसकी मदद से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन n डायमेंशंस में हो सकते हैं, कितने भी डायमेंशन में हो, हम लोग लीनियर अलजेब्रा की मदद से, इसका पावर यही है, पावरफुल इसका यही है कि n डायमेंशन तक के सवालों को सॉल्व कर देता है। अब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन कहाँ कहाँ आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, प्लेन्स में आता है। कई बार क्या होता है कि हायर पावर डिग्री इक्वेशन को हम लोग दूसरे एक्सप्रेशन का यूज करके, अगर मान लीजिए कि हायर डिग्री एक्सप्रेशन है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारा सीरीज है, टेलर सीरीज लगा कन्वर्ट करते हैं और फिर हम लोग लीनियर अलजेब्रा का मदद से सॉल्व करते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा का फिजिक्स में, मैथ में, इंजीनियरिंग में भरपूर 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 यूज है। और जिस बच्चा को कैलकुलस वुलकुलस नहीं आता है, उस बच्चा को भी लीनियर अलजेब्रा आराम से समझ में आएगा। लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए आपके पास 4 चीज होना चाहिए। पहला, वेक्टर के बारे में नॉलेज, जो कि यहाँ भी सीखेंगे और पहले भी आपने सीखा है। दूसरा, मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज, जो कि यहाँ भी सीखेंगे और पहले भी आपने सीखा है। तीसरा, आपको सोचने का तरीका आना चाहिए, रीजनिंग वाइज सोचने का तरीका आना चाहिए। और चौथा, आपको टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, नोटेशन पता होना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। अगर इतना चीज आपके पास है तो लीनियर अलजेब्रा का सफर आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है।